तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जीएस पेपर 4 के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और केस स्टडी के लिए आप लोग ऐसे टॉपिक तैयार कर सकते हैं लोग। तो अभिवृत्ति एटीट्यूड किसी वस्तु विचार या घटना के प्रति पसंद या नापसंद का विचार ही अभिवृत्ति है। यदि किसी विषय वस्तु को पसंद करते हैं तो सकारात्मक अभिवृत्ति है, पर यदि नापसंद करते हैं तो नकारात्मक अभिवृत्ति है। जैसे बाल विवाह के प्रति लोग सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, इसीलिए बाल विवाह के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, तथा कुछ लोग बाल विवाह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए बाल विवाह का विरोध करते हैं। और अभिवृत्ति की विशेषताएं, तो अभिवृत्ति का विषय कोई ना कोई घटना, विषय या विचार होता है। अभिवृत्ति सीखी जाती है, यह जन्म से नहीं होती है। हम जिस समाज में जीवन यापन करते हैं उसके संस्कृति के अनुरूप ही अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे ग्रामीण समाज में रहने वाला व्यक्ति घूंघट के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तथा शहरी समाज में रहने वाला व्यक्ति घूंघट के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है। अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतरजातीय विवाह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति वाला लोग अंतरजातीय विवाह करने वाले को मार देते हैं। अभिवृत्ति एक विशेष दिशा में मार्गदर्शन करती है। अभिवृत्ति एक विशेष दिशा में मार्गदर्शन करती है, अर्थात जिस विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उसके पक्ष में कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा नकारात्मक अभिवृत्ति होने पर उसका निरंतर विरोध होगा। जैसे परमाणु ऊर्जा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने पर परमाणु रिएक्टर का विरोध किया जाता है। अभिवृत्ति के घटक या संरचना, तो अभिवृत्ति के घटक में पहला है ज्ञान, दूसरा है प्रभाव, तीसरा है व्यवहार। अभिवृत्ति के घटक या संरचना, तो ज्ञान, व्यवहार और प्रभाव ये अभिवृत्ति के घटक है। तो पहला पॉइंट है ज्ञान में देखेंगे लोग, तो अभिवृत्ति का एक घटक ज्ञान है, अर्थात किसी विषय वस्तु की समझ आवश्यक है। जैसे तैरना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा है प्रभाव, तो किसी विषय वस्तु के प्रति एक विशेष प्रकार की भावना उत्पन्न होना ही प्रभाव है। जैसे सहानुभूति, घृणा, डर इत्यादि एक प्रकार का भावना है। जैसे सरकार धूम्रपान के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने के लिए सिगरेट के पैकेट पर एक भयावह तस्वीर छपवाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा हो जाए। तीसरा है व्यवहार, तो कार्य करने की आदत ही व्यवहार है। जिस कार्य से डर पैदा होता है उस कार्य को नहीं करना चाहते, तथा जिस कार्य से खुशी मिलती है उस कार्य को करने की इच्छा जगती है। अभिवृत्ति के घटक को उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे व्यायाम कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ है, ये ज्ञानात्मक पहलू है। व्यायाम करने से वजन में कमी आएगी, व्यक्ति स्मार्ट दिखेगा, ये भावनात्मक पहलू है। तथा व्यायाम करने की आदत व्यवहारिक पहलू है। अभिवृत्ति के निर्माण कैसे, तो पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क। यदि किसी के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तो उसके अभिवृत्ति के अनुसार संपर्क में आए व्यक्ति के अभिवृत्ति के निर्माण होता है। जैसे बाल विवाह के समर्थन करने वाले व्यक्ति के प्रति संपर्क में आने पर बाल विवाह के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। दूसरा है दिशा निर्देशक, अर्थात माता पिता का दिशा निर्देश। तो माता पिता का दिशा निर्देश अभिवृत्ति के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। यदि माँ बाप यह निर्देश देते हैं कि सिगरेट पीना गलत है तो सिगरेट के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तीसरा है समूह या संस्कृति मानक, तो अर्थात समूह के द्वारा निर्धारित मानक संस्कृति से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे ग्रामीण समूह ने घूंघट को चरित्रवान होने का मानक घोषित कर दिया है। घूंघट के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। सांस्कृतिक मानक अभिवृत्ति को निर्धारित करता है, क्योंकि संस्कृति के प्रति भावनात्मक लगाव होता है। पॉइंट 6 है मीडिया, तो मीडिया अभिवृत्ति के निर्माण में सबसे सशक्त भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मीडिया के द्वारा किसी विषय या विचार को बार बार प्रसारित करने पर उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण
जाता है। यदि मीडिया किसी विचारधारा को भारत के बेहतर भविष्य के लिए प्रचारित करती है तो उस विचारधारा के प्रति सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है। पॉइंट 7 है व्यक्तिगत अनुभव। तो यदि किसी भी उत्पाद या विषय वस्तु के प्रति अच्छा अनुभव होता है तो सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है, पर यदि वो बुरा है तो नकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है। अभिवृत्ति में बदलाव, तो पहला है स्रोत और दूसरा है संदेश की प्रकृति और तीसरा है व्यक्ति। तो स्रोत में आदर्श व्यक्ति या महान खिलाड़ी, सम्मानित व्यक्ति आते हैं, और दूसरा सामान्य व्यक्ति भी। और व्यक्ति में रूढ़िवादी, दो तरह के व्यक्ति आते हैं, रूढ़िवादी और दूसरा उदारवादी। और संदेश की प्रकृति में तो डरावना संदेश, खुशनुमा संदेश आते हैं, और दूसरा सामान्य संदेश। तो पहला है स्रोत। आवृत्ति के बदलाव में स्रोत की भूमिका होती है, अर्थात संदेश कौन दे रहा है। यदि किसी समाज के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा संदेश दिया जाता है तो संदेश के प्रति सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए विज्ञापन कंपनी अपने उत्पाद के प्रति सकारात्मक आवृत्ति पैदा करने के लिए महान खिलाड़ी या लोकप्रिय अभिनेता को बुलाती है। दूसरा है संदेश। तो यदि संदेश अस्पष्ट एवं प्रभावशाली है तो आवृत्ति में बदलाव आसान हो जाता है। जैसे यदि किसी संदेश से किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है या मनोबल में वृद्धि होती है तो उसके प्रति सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है, पर यदि भय पैदा होता है तो नकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए सेहत के लिए हानिकारक उत्पादों पर डरावना तस्वीर अंकित होती है। और तीसरा है व्यक्ति। तो आवृत्ति में परिवर्तन व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। उदारवादी लोगों के आवृत्ति में आसानी से परिवर्तन हो जाता है, किंतु रूढ़िवादी लोगों के आवृत्ति में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। और पहला क्वेश्चन है समाज के बौद्धिक वर्ग, कुछ लोगों में सामाजिक भेदभाव के प्रति सकारात्मक आवृत्ति पाई जाती है, इसे बदलने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून के निर्माण के साथ आवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है, क्या आप इससे सहमत हैं। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्मित कानून तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक पर्यावरण के प्रति सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण न हो। और चौथा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए मीडिया द्वारा किस तरह प्रयास करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।